आप बोलिए ये हिमाचल के साथ अन्याय कब हुआ? हम बुजुर्ग हैं भाई, अब समझा करो इस बात को। समझ आप क्यों नहीं, आप क्योंकि ऐसे चलाते हैं सारे सिस्टम को। जैसे मैं बार बार बोलता कि जैसे छात्र राजनीति में अभी भी है। उम्र आपकी 60 साल से ऊपर हो गई, मेरी उम्र के बराबर ही है आप, मुझे लगता है। अब समझ लेना चाहिए। तो सबसे ज्यादा विरोध किया कर्नाटक में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, कर्नाटक की गवर्नमेंट ने, कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट किसी भी राज्य को नहीं मिलनी चाहिए। आपकी स्टेट आपके खिलाफ बोल रही है। सारे चीजों से पर्दा जब उठेगा तो जवाब देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। फाइनेंस कमीशन जो है आपकी केंद्र सरकार में जब थी, उस वक्त मिला हमको हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का 18,000 करोड़ रुपए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गवर्नमेंट बनने के बाद जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हमको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली 77,823 करोड़ रुपए। लोगों के बीच में जाना मुश्किल हो गया। लोग हमको पूछेंगे, सारी बात का जवाब देना मुश्किल हो गया। क्या आपको यह मालूम नहीं था कि हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टेपर डाउन कर दिए, बंद होने वाली है? तो सीपीएस बनाने बहुत लाजमी थे क्या? 10 करोड़ रुपए से ज्यादा आप अभी तक जो है वो उनके लिए फीस का पैसा दे देते हैं। उस वक्त नहीं आपको लगा कि यार इस प्रदेश की आर्थिक संकट की स्थिति में से जब गुजर रहा है, हमको थोड़ा विचार करना चाहिए। फिर मित्र रह गए थे भाई, चेयरमैन बना, वाइस चेयरमैन हम देते थे 30,000 रुपए उनको ऑनरेरी। 1.5 लाख रुपए उनका सीधा कितना किया पता नहीं, मालूम नहीं। 1,30,000 रुपए, 1 लाख रुपए की इंक्रीज सीधे कर दी। उस वक्त आपको नहीं आया मालूम? आपने एडवोकेट जनरल की 90 लोगों की एक फौज पूरी बना दी, 90। लेकिन आप जश्न मनाने के लिए 10 करोड़ रुपए फूंकने के लिए मंडी पहुंच गए। जश्न 2 करोड़ रुपए का तो एचआरटीसी का बिल जो है वो डीसी को भेजा गया। एचआरटीसी ने बिल भेजा। हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जो क्रिएटेड लाइबिलिटी जो है 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वो है। लेकिन अभी तक तो आरडीजी मिल रहा। तो क्या आपने एरिया दिया है? क्या आपने हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारियों का जो डीए था, पेंडिंग था, वो दिया है क्या? रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हो गई। एक राज्य के लिए नहीं, 17 राज्यों के लिए बंद हुई। और जिसमें अध्यक्ष महोदय, ये भी मैं कहना चाहता हूं, मेजॉरिटी स्टेट वो है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, एनडीए की सरकारें, मेजॉरिटी स्टेट्स। कि जब आप 10 गारंटियां दे सकते हैं, आप फ्री वीज दे सकते हैं, आप 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं, आप जो है 1,500 रुपए हर महिला को, लगभग 23-24 लाख महिलाओं को जो आपने गारंटी दी थी, उसे मुकर गए भले ही आप, लेकिन उसके बावजूद आप वो कर सकते हैं। आप हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ करके दूध के रेट का जिक्र किया आपने, गोबर के रेट का आपने जिक्र किया, 5 लाख नौकरियों का जिक्र किया। तो ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश को केंद्र से मदद की जरूरत है भी है कि नहीं है? पहले वो रोते थे, बोलते थे कि ईवीएम खराब है। हिमाचल में सरकार आपकी बन गई, उस वक्त ईवीएम ठीक हो गई। राजस्थान में चुनाव में बीजेपी जीत गई तो वहां पर ईवीएम खराब है। मध्य प्रदेश में ईवीएम खराब है आपके हिसाब से, छत्तीसगढ़ में ईवीएम खराब है, आपके बिहार में ईवीएम खराब है। और उसके बाद कर्नाटक में चुनाव होता तो वहां ठीक है। और आगे बढ़कर के अध्यक्ष महोदय, फिर जब ईवीएम वाला बहाना जो होने का पूरा हो गया तो उसके बाद तरीका निकाला कि वोट चोर का एक नया तरीका निकाला गया। मैं कह रहा था कि 2 बार जो है फाइनेंस कमीशन जो है आपकी केंद्र सरकार में जब थी, उस वक्त बैठा। और दोनों फाइनेंस कमीशन जब मनमोहन सिंह, उस वक्त मिला हमको हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का 18,000 करोड़ रुपए। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गवर्नमेंट बनने के बाद जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2 फाइनेंस कमीशन जो बैठे तो हमको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली 77,823 करोड़ रुपए। आप बोलिए ये हिमाचल के साथ अन्याय कब हुआ? तब हुआ जब 77,823 करोड़ रुपए मिले, तब हुआ? या तब हुआ जब 18,000 करोड़ रुपए मात्र मिला हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का?
ये आंकड़े हैं जिन बातों को लेकर के आपको ये समझ आनी चाहिए कि हम बोल तो रहे हैं, इन सारी चीजों से पर्दा जब उठेगा तो जवाब देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। और अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़कर के अगर मैं बात कहूं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की, मैं साफ कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में आपने गारंटियां दी, और गारंटियां देने के साथ साथ में आप लोग ने इस बात को भी कहा कि भाई हम पूरा करेंगे। अभी कहते हैं कि हमने 7 गारंटी पूरी कर दी, मुझे मालूम नहीं कितनी गारंटी पूरी करी, उसका हिसाब था अभी लेने का नहीं है, अभी जब होगा तब करेंगे, उस सारी चीज को लेकर बात करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह भी एक बहुत बड़ा इंप्रेशन गया केंद्र सरकार के सामने कि जब आप 10 गारंटियां दे सकते हैं, आप फ्री वीज दे सकते हैं, आप 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं, आप जो है 1500 रुपए हर महिला को, लगभग 23-24 लाख महिलाओं को जो आपने गारंटी दी थी उसे मुकर गए भले ही आप, लेकिन उसके बावजूद आप वो कर सकते हैं। आप हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ करके दूध के रेट का जिक्र किया आपने, गोबर के रेट का आपने जिक्र किया, 5 लाख नौकरियों का जिक्र किया। तो ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश को केंद्र से मदद की जरूरत है भी है कि नहीं है? हाँ, उसमें भी किया आप लोग ने, और उसके संदर्भ में आप लोग बेवजह मत बोलिए, हमने तब विरोध किया है ना अब विरोध कर रहे हैं, बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं इस बात को लेकर के। हाँ, आपका राजनीतिक एजेंडा था, आप पूरा उसको करें, हम यही कहेंगे। अब अध्यक्ष महोदय, अब इनके सामने रास्ते, जब जिस प्रकार से जब इनको जो है रोशनी थोड़ी दिखाई, अभी तो अंधेरे में चल रहे थे, जब रोशनी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अब बताई, जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में कट लग गया, उसमें बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तब जाकर के कुछ बातें जो है अब इनको लग रही कि अब कठिन होगी आने वाले समय के लिए। जो हमने बोला वो पूरा नहीं होगा, लोगों के बीच में जाना मुश्किल हो गया, लोग हमको पूछेंगे, सारी बात का जवाब देना मुश्किल हो गया। और उसमें अध्यक्ष महोदय फिर अब क्या करें, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है, खासतौर से एक नेता है इनके राष्ट्रीय स्तर पर, पता नहीं कई बार लॉन्चिंग हो गई उनकी, वो लॉन्चिंग अभी तक नहीं हो पाई है, वो हमेशा लॉन्चिंग फेल होती है, मैं उस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, वो क्या करते हैं कि जब कोई चुनाव आता है, चुनाव से पहले परिणाम का उनको मालूम होता है, और रोना किस बात पर है इसकी तैयारी पहले कर देते हैं, और वही तरीका इन्होंने अपनाया, नकल के इनके नेता हैं कि अब रोने का जो है और कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। पहले वो रोते थे, बोलते थे कि ईवीएम खराब है। हिमाचल में सरकार आपकी बन गई, उस वक्त ईवीएम ठीक हो गई। राजस्थान में चुनाव में बीजेपी जीत गई तो वहां पर ईवीएम खराब है। मध्य प्रदेश में ईवीएम खराब आपके हिसाब से, छत्तीसगढ़ में ईवीएम खराब है, आपके बिहार में ईवीएम खराब है, और उसके बाद कर्नाटक में चुनाव होता तो वहां ठीक है। और आगे बढ़कर के अध्यक्ष महोदय, फिर जब ईवीएम वाला बहाना जो रोने का पूरा हो गया तो उसके बाद तरीका निकाला कि वोट चोर का एक नया तरीका निकाला गया, रोने का तरीका। बिहार के चुनाव में वोट चोर, गद्दी छोड़, इस बात को लेकर के बात कही। अगर बात लगी राजनीति थोड़ी सी आपने जो कही है तभी मुझे कहना पड़ा, अदरवाइज मैं कहना नहीं चाह रहा था, मैं सिर्फ आरडीजी पर बात करना चाह रहा था। लेकिन अल्टीमेटली क्यों किया? क्योंकि रोने का बहाना पहले ढूंढ लो, परिणाम जो आएगा वो आएगा, रोना पड़ेगा। जोर जोर से कैसे रोना शुरू कर दिया? तो अब शुरू कर दिया। क्या आपको यह मालूम नहीं था कि हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टेपर डाउन कर दिया, बंद होने वाली है, तो सीपीएस बनाने बहुत लाजमी थे क्या? आपको केंद्र सरकार ने बार बार, फाइनेंस वालों ने भी आपको गाइड किया होगा, कहा कि बनाओ मत, कैबिनेट के दर्जे के साथ दनदनाते रहे। हम जाते थे सड़कों में से जाते थे, हमें अपनी गाड़ी मोड़ पर खड़ी करनी पड़ती थी क्योंकि सीपीएस साहब आगे पायलट के साथ आते थे, कहां ठोक दे हमको मालूम नहीं पड़ता था। ये स्थिति थी आपके बता रहा हूं। कैबिनेट के दर्जे के साथ वो ऐसे दनदनाते थे।
हम जाते थे, अधिकारी को फोन करते थे, अधिकारी सीपीएस के साथ है, सीपीएस साहब का टूर है, हम बाद में बात करेंगे, बाद में फोन आता नहीं था। ये सारी चीजों को लेकर के सीपीएस कोर्ट वालों ने जो है वो कोर्ट में आप लड़ाई लड़ते रहे। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा आप अभी तक जो है वो उनके लिए फीस का पैसा दे चुके हैं। उस वक्त नहीं आपको लगा कि यार इस प्रदेश की आर्थिक संकट की स्थिति में से जब गुजर रहा है, हमको थोड़ा विचार करना चाहिए। फिर मित्रों की फौज बना दी। नहीं अध्यक्ष महोदय, अब नहीं हो सकता, नहीं तो अगर यही होगा तो हम चले जाएंगे। तो इसके बाद अगर ऐसे रोकेंगे तो हम चले जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं बनता है रहने का। चलिए फिर उसके बाद अध्यक्ष महोदय प्लीज कंप्लीट आगे बढ़कर के मैं बात करता हूं। फिर मित्र रह गए थे भाई, चेयरमैन बड़ा, वाइस चेयरमैन हम देते थे 30,000 रुपए उनको ऑनरेरियम। 1.5 लाख रुपए उनका सीधा कितना किया पता नहीं, मालूम नहीं। हाँ 1,30,000 रुपए, 1 लाख रुपए की इंक्रीज सीधे कर दी। उस वक्त आपको नहीं आया मालूम। लोग क्या बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा गालियां नेताओं को पड़ रही हैं। क्यों पड़ रही है? आपके गैर जिम्मेदार व्यवहार से। क्योंकि आप अपने पर क्या कर रहे हैं, लोग इस बात को देख रहे हैं। और उसके बाद आगे बढ़कर के आपने एडवोकेट जनरल की 90 लोगों की एक फौज पूरी बना दी। 90 के लगभग है, 89 है, कितने हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना लगभग है। और लेकिन उसके बावजूद भी आपको आर्थिक संकट नहीं दिखा उस वक्त प्रदेश भर में। आर्थिक संकट है प्रदेश का, हम थोड़ा कम करें। हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर आ जाता है, डिजास्टर का 3 साल का जश्न तो होगा। और जश्न में हमने कहा कि मेहरबानी करो, थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण भी रखो। 400 लोग मर गए हैं, लोग उनकी लाश अभी तक परिवार के लोग ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रही है। लेकिन आप जश्न मनाने के लिए 10 करोड़ रुपए फूंकने के लिए मंडी पहुंच गए। जश्न 2 करोड़ रुपए का तो एचआरटीसी का बिल जो है वो डीसी को भेजा गया, एचआरटीसी ने बिल भेजा है। आप कैसे, किस मुंह से इन सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं? मैं तो इस बात को लेकर के हैरान हूं कि आपने हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से जो बातें सोची थी आपने, इन सारी चीजों को लेकर के जो बातें सोचनी चाहिए थी, जो करनी चाहिए थी, उन सारी चीजों पर आपको काम करना आवश्यक लगता था कि नहीं लगता था? और उसके बाद हमारे खुले हुए संस्थान बंद कर दिए, लेकिन अपने आप घोषणा किए जा रहे। अगर संस्थान बंद किए हैं तो आपको भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि मैं भी ना खोलूं। और कहां खोले? जहां हमने घोषणा की थी, वहां चला हुआ संस्थान था वो बंद किया, उसके बाद दोबारा उसी जगह संस्थान खोल दिया। देहरा में खोला, नदौन में खोला, कई जगह खोल दिया। आपका पालमपुर में खोल दिया, बीडीओ का दफ्तर खोल दिया। आपने नालागढ़ में जाकर के जो पहले हमने खोले थे वो बंद किया, उसके बाद अपने आप किया। कॉमन सेंस, राजनीतिक दृष्टि से आप सोचो, कुछ सोचो। लेकिन इतनी भी नीचे की सोच मत रखिए, इतनी भी नीचे की सोच मत रखिए कि आप इन बातों को लेकर के इस प्रकार से व्यवहार करते रहेंगे। और आगे बढ़कर के अध्यक्ष महोदय, अब आती है फाइनेंस कमीशन के सामने जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन का विषय। और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटेशन की और स्वाभाविक रूप से कुछ बातों का जिक्र उनने जो प्रेजेंटेशन के दौरान किया गया वहां पर कि भी ऐसा संकट है, ऐसा संकट है, सारी चीजों को लेकर के वो बातें कही है। लेकिन विचित्र परिस्थिति यह है कि जहां प्रेजेंटेशन सेक्रेटरीट में दी गई, उसके बाद हम राजनीतिक लोगों के सामने यहां पर पीटरॉब में भी दी गई, हमने सुनी, उसमें वो एक ही चीज थी, वहां पर भी वही बातें कही थी, यहां पर भी वही बातें कही थी। फाइनेंस की ओर जो प्रेजेंटेशन थी उसने आईने दिखा करके ये कहा कि हम आने वाले समय में हमको सब्सिडी सारी विड्रॉ करनी पड़ेगी। फाइनेंस सेक्रेटरी ने यह कहा कि भी हिमाचल प्रदेश में हमको सब्सिडी विड्रॉ करने के साथ साथ में जो हमारी लायबिलिटीज है, उन लायबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जो क्रिएटेड लायबिलिटी जो है 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वो है,
कॉन्ट्रैक्टर की जो पिछली पेमेंट्स है वो जो पेंडिंग है पिछले 3 साल से, बिल्कुल उसको दिया नहीं जा रहा है, तो देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। उसकी करें तो वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है, मोर देन 2000 करोड़ रुपीस का बन रहा है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में हमको जो है संस्थानों को खोलने के बजाय रैशनलाइज करना पड़ेगा। और उसके बाद आगे बढ़ करके कहा सब्सिडी का, कहा कि बिजली की सब्सिडी पूरी जो हमको बंद करनी पड़ेगी, जो एक्चुअल कॉस्ट जो जनरेशन पे आती है उस कॉस्ट पर हमको बिजली देनी पड़ेगी। राशन का कहा कि जो केंद्र सरकार का जो हमको जो वो मिलता है, राशन मिलता है, उसके सिवाय जो स्टेट गवर्नमेंट के जो सब्सिडी देते हैं तो वो भी बंद करनी पड़ेगी। कर्मचारियों का एरियर कहा कि हम दे नहीं पाएंगे जैसे कि आपने पहले, और उसके बाद एरियर के साथ कहा कि डीए भी नहीं दे पाएंगे। अरे फाइनेंस की ओर से इस प्रेजेंटेशन के बाद मुझे इस बात को लेकर के हैरानी हो रही है कि अभी आने वाले समय में हमारा जो अभी पर्टिकुलरली जो आरडीजी जो अभी बंद होना है, अभी बंद थोड़ी हुआ है, अभी बंद होना है, लेकिन अभी तक तो आरडीजी मिल रहा है। तो क्या आपने एरियर दिया है? क्या आपने हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारियों का जो डीए था, पेंडिंग था, वो दिया है क्या? नौकरियां देने पर जो है वो पूर्ण रूप से रोकना पड़ेगा, संभव नहीं है। और यहां तक कि विधायक क्षेत्र विकास निधि का आधा पैसा दिया है, आधा पैसा रोक करके रख दिया है। ऐच्छिक निधि जो दे रखी है वो ऐच्छिक निधि भी रोक करके रख दी गई है। हम चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते वो हमारे लिए कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं है, वो ट्रेजरी में फंसी हुई, वहां फंसी हुई है। कहा कि हिमकेयर की जो पेंडिंग पेमेंट है, जो ड्यू है, वो उसको हम देने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे आने वाले समय में। तो अभी तक आप जांच करते ना, अगर आपको लगता है कि उसमें करप्शन हुआ तो जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी कार्रवाई करिए। और इसमें आगे बढ़ करके कहने लगे कि सहारा योजना हमको बंद करनी पड़ेगी, यानी कि सारी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं पूर्व सरकार की, तो बंद करने का फैसला ही कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी फाइनेंस सेक्रेटरी की ओर से जो प्रेजेंटेशन में एक विषय आया जो और भी चिंताजनक है, उसके बावजूद भी हमारा अगर डेवलपमेंट के काम सारे बंद कर दें, सब्सिडी सारी विड्रॉ कर दें, नो एरियर, नो डीए, नो एम्प्लॉयमेंट, सारी चीजें ये करने के बाद भी हमारा जो एनुअल जो फाइनेंशियल ईयर का जो हमारा जो गैप रहता है, इट इज मोर देन 6000 करोड़, 6000 करोड़ रुपए का गैप उसके बावजूद भी रहेगा। तो स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय तो है ही है। जब सारी प्रेजेंटेशन आपके सामने दी तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का और मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आता है, फाइनेंस सेक्रेटरी तो जो है वो पक्ष रखता है फाइनेंस का। फैसला तो हमको करना है, फैसला तो हमको करना है। और फैसला क्या करना है? जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, फैसला क्या करेंगे बताइए मुझे। हम अध्यक्ष महोदय अगर ऑल पार्टी मीटिंग की बैठक में गए, हम वहां पर इसलिए गए, हम ये जानना चाहते थे कि सरकार का पक्ष है क्या। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हो गई, एक राज्य के लिए नहीं 17 राज्यों के लिए बंद हुई, और जिसमें अध्यक्ष महोदय ये भी मैं कहना चाहता हूं, मेजॉरिटी स्टेट वो है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, एनडीए की सरकारें हैं, मेजॉरिटी स्टेट्स। एक स्टेट के लिए अगर हिमाचल के लिए बंद की होती तो हम आपके साथ लड़ाई के लिए तो जिस रूप में चाहते तो उस रूप में हो सकते थे खड़े। लेकिन पूरे देश भर में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद की है। लेकिन इस बात को लेकर के अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि कर्नाटक स्टेट में जब फाइनेंस कमीशन विजिट करने के लिए गया, वहां पर प्रेजेंटेशन जब दी गई स्टेट की ओर से, तो सबसे ज्यादा विरोध किया कर्नाटक में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, कर्नाटक की गवर्नमेंट ने, कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट किसी भी राज्य को नहीं मिलनी चाहिए। उस पर क्या कहना है आपका? पूरे देश भर में अध्यक्ष महोदय 3 राज्यों में, मात्र 3 राज्यों में सरकार है कांग्रेस पार्टी की, एक हिमाचल, एक
तेलंगाना और एक कर्नाटक, सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक का है। वहां पर उन्होंने विरोध किया कि हम नहीं बिल्कुल चाहते हैं, हम बिल्कुल पूरे जोर विरोध करके। उनने दिल्ली भी लिखा, उसके बाद वहां पर जो प्रेजेंटेशन दी उसमें भी उन्होंने यही कहा कि बिहार सूरत में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। आपकी स्टेट आपके ही खिलाफ बोल रही है और आप इधर जो है वो इस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अगर बंद हुई है सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए बंद हुई है, हिमाचल के लिए नहीं, पूरे 17 राज्यों के लिए बंद हुई है। और ऐसी सूरत में अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव के रूप में मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, सुझाव सुनते नहीं है, सुनते हैं तो मानते नहीं। ये प्रॉब्लम इनकी है, मुश्किल ये है, ये इनके स्वभाव का हिस्सा बन गया है। क्योंकि ऐसे चलाते हैं सारी सिस्टम को। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि जैसे छात्र राजनीति में अभी भी है, उम्र आपकी 60 साल से ऊपर हो गई होनी, मेरी उम्र के बराबर ही है आप, मुझे लगता है। अब समझ लेना चाहिए कि अब एनएसओ में नहीं है आप। जो फैक्ट्स हैं तो वो फैक्ट्स उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। अब जो गलत बात वो कहते हैं, मैं तो स्वीकार करता हूं। अब हमारी उम्र जो है, हम बुजुर्ग हैं भाई, अब समझा करो इस बात को। समझ आप क्यों नहीं, आप सिर पर बाल होना यही काफी नहीं होता है। हमारे तो इससे लग जाता है नहीं भैया वो उम्र दराज है। इसके कारण कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आपको कहीं कभी? ऐनक तो लगी है, चलो ऐनक मैं कमी लगाता हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसमें अगर हम देखिए, अगर हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की अगर बात आती है कि हमारी, देखिए हमारा जो टोटल जो है वो मोस्ट इफेक्टेड स्टेट में सबसे पहले नागालैंड है और नागालैंड के बाद हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद त्रिपुरा है। 17% का उनका है, 12% 12.71 का है और त्रिपुरा में 12.27 का। बाकी राज्यों में आप देखिए वहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। स्वाभाविक रूप से हमारी पीड़ा ज्यादा है, हम इस बात से सहमत है कि भाई कि त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।